अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये सेकंड वीडियो है गैंट चार्ट सीरीज में। पिछली दफ़ा मैंने वीडियो में आप लोगों को सिखाया था किस तरीके से गैंट चार्ट हम लोग बनाते हैं और एक टाइमलाइन बेस्ड सिस्टम हम पूरा गैंट चार्ट के थ्रू कन्वे करते हैं कि हमारे जो टास्क हमने जो बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट एक पेरेंट टास्क फिर सब टास्क जितने भी हैं वो कब से कब तक चलेंगे और कब कंप्लीट होंगे और माइलस्टोन हमारा कब अचीव होगा। अब जो हमने काम पिछली दफ़ा किया था गैंट चार्ट बनाने का, तो उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ टास्क डिफाइन किए थे कि एक्चुअली यहाँ पर टास्क क्या है। लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि उन टास्क को बनाने के लिए, उन टास्क को क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। कि अगर आप किसी कंपनी के लिए गैंट चार्ट बना रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बना रहे हैं या आप कोई लेट्स से कंस्ट्रक्शन के अलावा आपके पास कोई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बना रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो उसमें रिसोर्सेज कौन से यूज होने। टास्क आपने बता दिए जिस तरह पिछली बार हमने किया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि उन पर्टिकुलर टास्क का रिसोर्स कौन सा है जो हम लोग यूज करने वाले हैं उस टास्क को अचीव करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रिसोर्स एलोकेशन किस तरह की जाती है एमएस प्रोडक्ट में, और उसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल पाथ में मैं तभी बढ़ूंगा जब इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ रिसोर्स एलोकेशन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लास्ट टाइम तक हम लोग ये एक गैंट चार्ट बना चुके थे जिसमें एक सिंपल मेरे पास प्रोडक्ट आया था फॉर 27 डेज, और उसको मैंने डिवाइड किया था सब टास्क में किस तरीके से मैं करने वाला हूँ। अब मैं करूंगा ये कि इन सब टास्क को अचीव करने के लिए मैं इनके रिसोर्सेज बनाऊंगा और रिसोर्स इन हर एक टास्क को मैं रिसोर्स एलोकेट करूंगा कि 2 दिन में मुझे कितने रिसोर्स चाहिए, 4 दिन मुझे कितने रिसोर्स चाहिए, 15 दिन में कितने रिसोर्स चाहिए, कौन कौन काम करेगा और कितने पैसे लेगा वगैरह वगैरह। उनका हम पूरा पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। जब भी आपको रिसोर्स एलोकेशन करनी होती है तो उसके लिए पहले रिसोर्स बनाने होते हैं, और रिसोर्स बनाने के लिए आप यहाँ पे व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास रिसोर्स शीट आ रही होती है। तो सिंपल इसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सारे रिसोर्स हैं। रिसोर्स नेम, टाइप, मटेरियल, इनिशियल्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे अब डिसाइड करते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना रिसोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। तो हम इस पे स्टार्ट करते हैं और मैं अपना पहला रिसोर्स बना लेता हूँ यहाँ पे अब। अच्छा, तो मेरा पहला रिसोर्स मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा पहला रिसोर्स है मिस्टर अहमद। ये मेरा पहला रिसोर्स है। तो मैंने अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास टाइप सब कुछ डिफॉल्ट है, मेरे पास यहाँ पे आ गया है, 0 रेट और मैक्स 100 बताता हूँ अभी क्या सब है। लेकिन सबसे पहले टाइप बता दूं मैं। टाइप जब ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 तरह के टाइप आ रहे हैं, फॉर वर्क, फॉर मटेरियल, फॉर कॉस्ट। वर्क का तो हमें समझ में आता है कि हमारे ये वर्क जो भी हम लोग टास्क बना रहे हैं वो इस बंदे को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे, उस हिसाब से हमारा काम चलेगा। उसके अलावा आपके पास दो और कॉस्ट है, मटेरियल और यहाँ पे दो और टाइप है, मटेरियल और कॉस्ट। मटेरियल अगर मैं कर दूंगा किसी भी रिसोर्स नेम को, इसका मतलब क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन के दरमियान जो भी मटेरियल कॉस्ट होता है, जैसे कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसके लाइफ स्पैन के दरमियान अगर आपको घर पे पेंट करना है तो वो पेंट क्या होगा, एक मटेरियल कॉस्ट में आपके पास चला जाएगा। तो ये आपके मटेरियल कॉस्ट होता है। उसके अलावा टाइप कॉस्ट आपके पास, इस वाले टाइप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल आप लोगों के पास एस्पेक्ट होता है, जो हर आपके रिसोर्स से जुड़ा हुआ होता है, उसका क्या सिस्टम है यहाँ पे। मतलब आपके पास ट्रेवल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, जो भी आप लोगों के पास आपके प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन में कॉस्ट आने वाला है, हम उसको यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पे बना लेते हैं कि भैया ट्रेवल एक्सपेंस कवर होगा इस कॉस्ट में, या फिर आपके पास कोई फूड एक्सपेंस कवर होगा वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों के पास रिसोर्स रिसोर्स नेम और अब रिसोर्स टाइप हो गया आपके पास। ओके, तो ये मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूडेड ये नहीं है, तो आई हैव टू लीव दिस एम्प्टी। इनिशियल्स आप कुछ भी इनिशियल डाल सकते हैं, ये सिर्फ बेसिकली डिनोट करने के लिए होता है कि आपका जो रिसोर्स है किससे डिनोट होगा। तो जो भी इनिशियल आप डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इनिशियल्स को चेंज करता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ मिस्टर ए कर देता हूँ इसको। सही है, और सिंपल ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके। अब अब ये दो चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है कि आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड रेट तो वही है जो आप मार्केट वाइज डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ये बंदा काम करने के लिए आ रहा है तो मार्केट बेस पे से कितना स्टैंडर्ड रेट दूंगा। तो मैं स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ पे रख रहा हूँ कि भाई मैं स्टैंडर्ड रेट आपको दूंगा $60 पर आवर या $50 पर आवर। जो भी आपका स्टैंडर्ड रेट बनता है मार्केट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा $40 कर लेता हूँ। तो $40 पर आवर मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, उसके अलावा अभी तो यहाँ तक मैंने इसे रहने दिया, मैं एक और यहाँ पे रिसोर्स बना लेता हूँ। मैं इसी रिसोर्स को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये मेरे पास है
मिस्टर अहमद के अब ये आ गए मेरे पास मिस्टर अली, सही है। मेरे पास दूसरा रिसोर्स आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं इनिशियल्स दे देता हूँ मिस्टर ए एल कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसका। मिस्टर ए एल हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज और समझना, स्टैंडर्ड रेट तो सेम रखूंगा मैं, मार्केट रेट जो है दोनों को सेम ही प्राइस दूंगा मैं यहाँ पे। ये एक एक चीज है जो हमारे को समझाना है। ये आपके पास है कॉस्ट पर यूज, ये इसका मतलब ये है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड रेट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन अगर कभी किसी दिन आपने अर्जेंटली, ये अली अली साहब हैं, आपने इनको बोल दिया यार आके जरा काम कर लें, उनका स्टैंडर्ड रेट तो चल रहा है, उन्होंने किसी दिन आपने कॉल बुला लिया कि यार आके ये काम करना है, ये काम है मेरा, तो ये आपको बोलेगा यार ओके, मेरा जो कॉस्ट पर यूज है वो क्या है, मेरा कॉस्ट पर यूज, वो मेरा कॉस्ट पर यूज है $35, तो आपको मुझे वो पे करने होंगे। तो मैं आपके पास ऑन कॉल आपके पास आ जाऊंगा उसी वक्त ही। तो जिस जैसे जैसे आप इस रिसोर्स को यूज करेंगे, ये उसका कॉस्ट आपके पास यहाँ बनता है। ये और यही यही रिसोर्स इन्हीं का भी अलग हो सकता है, इनका भी अलग हो सकता है। तो मैं अहमद को दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने इनको स्टैंडर्ड रेट के अलावा अगर आपने यूज पर इनको जो जैसा यूज है कि एक दिन का यूज है, 2 दिन का यूज है, तो आप लोग उस हिसाब से इनको पैसे देंगे यहाँ पे। तो मैंने इसको 40 कर दिया और उसको 35 कर दिया। तो उन्होंने अपना अपना यहाँ पे कॉस्ट पर उन्होंने खुद डिसाइड किया है, आपने डिसाइड नहीं किया, उन्होंने खुद बताया भाई मैं इतने पैसे लूंगा। ओके आप दे सकते हैं तो ओके, वरना मैं कॉस्ट पर यूज पे काम नहीं करूंगा, मैं स्टैंडर्ड रेट पे ही काम करूंगा। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे हो गया, ओके। अब अभी तक मैंने कोई कॉस्ट रिसोर्स नहीं बनाया था, तो मैं बना लेता हूँ। मैं कॉस्ट रिसोर्स बना रहा हूँ कि जाहिर है जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ गैंट चार्ट पे, और आपने देखा है कि मैं वो एक बना रहा हूँ प्रोजेक्ट फॉर ई कॉम बना रहा हूँ, बेसिकली वो ई कॉमर्स वेबसाइट। तो सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर इस्तेमाल होगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर को एज अ कॉस्ट रिसोर्स डिक्लेयर कर दिया कि जाहिर सी बात है ये मेरा कॉस्ट रिसोर्स होगा। तो सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड रेट तो रखना बहुत मुश्किल सी चीज है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेट आप लोगों के पास जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका मार्केट स्टैंडर्ड रेट हो, क्या पता वो कहीं और एक्स्ट्रा मिल रहा हो आपको, किसी और कंपनी से आपको सस्ता मिल रहा हो, किसी और कंपनी से आपको महंगा मिल रहा हो, किसी तीसरी कंपनी से आपको उससे सस्ता मिल रहा हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास के स्टैंडर्ड रेट हो उस वाले सॉफ्टवेयर का हर जगह। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप फिर इसको आप नॉर्मली कॉस्ट पर यूज पे रख लिए इसको। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड रेट आपको मालूम नहीं है सॉफ्टवेयर का, ऐसे सॉफ्टवेयर, वैसे ऐसे सॉफ्टवेयर हो भी सकते हैं जो आपके पास स्टैंडर्ड रेट पे हर जगह एक कंपनी से सेम मिल रहे हो, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप कॉस्ट पर यूज पे रख लें तो आपके लिए ज्यादा इससे फायदेमंद होगा। तो जो भी कॉस्ट पर यूज है आप उसी वक्त ही रखिएगा जब आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे जो सॉफ्टवेयर, तो उसी वक्त ही हम कॉस्ट उस पर यूज का रख देंगे, जितना भी हमें जहाँ कहीं मिला है, जितने सही मिला है। अच्छा, इस वाले टैब की अगर आपसे बात कर लूँ यहाँ पे, ये है एक्योर एड यहाँ पे। अब एक्योर एड के अंदर आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में तीन यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने रिसोर्स को जो डिसाइड हुआ है आपके पास रेट, आप उसको पे किस तरीके से करते हैं। मतलब क्या आपको स्टार्ट पे, प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे आप उसको पे कर देंगे, या प्रोजेक्ट के एंड पे उसे पे करेंगे, या आप उसको प्रोरेटेड रखेंगे। प्रोरेटेड से मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट के दरमियान, प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन में कोई आपने 3-4 डेट डिसाइड कर ली, या म्यूचुअल डिस्कशन से आपने 2-3 डेट डिसाइड कर ली, जिसपे आप उनको 25%, 50%, 70% आप उनको उनका जो जितने पैसा बनता है आप उनको वहां पे देंगे। तो हर किसी का आपकी मर्जी पे आप क्या डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जो कॉस्ट वाला सिस्टम होगा, मैं चाहूंगा कि मैं एट द स्टार्ट ही पे कर दूं। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब मैं सॉफ्टवेयर अपना खरीदूंगा उसी वक्त ही मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो बेहतर है कि जिस कंपनी से खरीदूं उसी वक्त ही मैं उसको पैसे दे दूं और अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूं, खत्म वही कहानी। लेकिन मैं यहाँ पे जो रिसोर्स मेरे पास है अहमद और अली, मैं क्या चाहूंगा यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि मैं प्रोरेटेड रखूं। कि भाई जाहिर सी बात है एट द स्टार्ट मैं इनको पे कर नहीं सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा अभी अभी स्टार्ट हुआ, अभी पे करने से फायदा क्या है। आज बेहतर होगा कि मैं इनको मिड में या फिर म्यूचुअल डिस्कशन से कोई डेट डिसाइड कर लूं और उन पे इनको मैं पेमेंट करूं जितनी भी है। तो ये प्रोरेटेड से मुराद पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ स्पैन आप इसे पे करते हुए आएंगे। और अगर एट दी एंड करना है तो आप एट दी एंड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये मेरे पास अभी तक मैंने सिर्फ तीन यहाँ पे रिसोर्स बनाए इसके अंदर। तो मैं एक हाथ मटेरियल का भी बना लेता हूँ कि मटेरियल का क्या क्या कॉस्ट होगा। तो पहले मैं इस कॉस्ट को मटेरियल डिसाइड कर लेता हूँ। तो मटेरियल मेरे पास इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज हो सकती है। हाँ, वी कैन टेक बिल्डिंग रेंट एज अ मटेरियल, क्योंकि जाहिर है जहाँ भी आप काम करेंगे इन ऑफिस बिल्डिंग वगैरह, उसकी आप रेंट तो पेमेंट करेंगे ही उसका। तो उसका ना मटेरियल ऐसा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। और जाहिर है वो स्टैंडर्ड रेट पे ही होगा, जो भी आपका रेट चल रहा होगा वो कॉस्ट पर यूज पे तो हो नहीं सकता। जाहिर है वो जब आपको रेंटल पे देगा तो महीने की रेंटल पे देगा। तो स्टैंडर्ड रेट हम डिसाइड कर लेते हैं, भाई स्टैंडर्ड रेट है उसका अज्यूम $55, ये आपके पास स्टैंडर्ड रेट है। सही है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो ये मेरे पास है स्टैंडर्ड रेट $55।
सिंपल। अच्छा, ये पर आवर से चेंज करके आप इसे पर मंथ भी कर सकते हैं, तो पर आवर $25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ $5 या $10 पर आवर। मैं ये काम कर लेता हूँ यहाँ पे। सही है। हम्म, हम्म। अच्छा, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पर आवर, दिस इज द टोटल टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो ये मुझसे गलती हुई। दिस इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट, आपके पास के मटेरियल का टोटल कॉस्ट क्या बन रहा है, ये पर आवर का रेट नहीं होता है इसके अंदर, मटेरियल के अंदर। ओके, तो मेरे पास यहाँ तक मेरे अभी 4 रिसोर्स बने। अब मैं जरा इन रिसोर्स को अपने गैंट चार्ट के अंदर इस्तेमाल तो करता हूँ कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ इनको। तो लेट्स गो बैक टू द गैंट चार्ट। मैं यहाँ गैंट चार्ट पे आया तो यहाँ प्रीडिसेसर्स के बाद अब पिछली दफा मैं दिखाया था यहाँ पर रिसोर्स नेम का एक यहाँ पे आ रहा होता है। अब रिसोर्स नेम असाइन करने के लिए पहले आपके पास रिसोर्स पूल होना चाहिए, और रिसोर्स पूल मैंने यहाँ पे अपने पास बना लिया है ऑलरेडी रिसोर्स शीट के अंदर। अब मैं असाइन करने लगा हूँ कि रिसोर्सेज मेरे पास कौन से होंगे। तो मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए एक काम करो यार, अहमद को ले आओ, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे अहमद का नाम कर दिया। मेरे पास यहाँ पे असाइन हो गए रिसोर्स। यहाँ पे डिजाइन पे मैं आया, डिजाइन को छोड़ दें डेवलपमेंट पे आ गया। डेवलपमेंट में मैंने बोला कि इस पे अली और अहमद दोनों काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को असाइन कर दिया कि भाई यहाँ पे मिस्टर अली मिस्टर अहमद यहाँ पे दोनों असाइन होंगे, और दोनों को स्टैंडर्ड पे के हिसाब से, क्योंकि पे तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, इनको मिलेगा यहाँ पे। ये मेरे पास दो रिसोर्स यहाँ पे हो गए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरी यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने बनाए हुए हैं टास्क, उन सब के लिए यहाँ पे आप रिसोर्सेज आप बना सकते हैं। वर्क रिसोर्सेज, बेसिकली कॉस्ट और मटेरियल नहीं, वर्क रिसोर्सेज, ताकि आपके जितने भी टास्क हैं उनके लिए आप अलग अलग बंदा आप यहाँ पे हायर कर दें, या अलग अलग आप यहाँ पे रिसोर्स उनको दे दें कि यहाँ पे अलग 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 चीज के लिए अलग रिसोर्स है। तो जरूरी नहीं है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सिर्फ एक बंदा काम कर रहा हो सकता है दो बंदे हो। जरूरी नहीं है डिजाइन पे सिर्फ तीन बंदे, हो सकता है डिजाइन एक बंदा कर रहा हो। डेवलपमेंट के लिए लाजमी सी बात है पूरी डेवलपमेंट टीम होती है, तो इसके अंदर तो लाजमी सी बात है मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे असाइन किए मल्टीपल रिसोर्सेज। टेस्टिंग के लिए हो सकता है एक बंदा हो, डिबगिंग के लिए हो सकता है एक बंदा हो, मेंटेनेंस के लिए हो सकता है दो बंदे हो, और डिप्लॉयमेंट पर रिसोर्स की जरूरत आपको वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपने पर्टिकुलर टास्क पे सब टास्क पे मल्टीपल रिसोर्सेज यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं कि वो ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये मिलके काम करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स के टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल्स का टैब, तो यहाँ पे आपको एक रिसोर्स टास्क फॉर्म आपके पास खोल देगा, रिसोर्स टास्क फॉर्म यहाँ पे। अब ये जरा सा जरूरी है, जब आप अपने पास रिसोर्स नेम्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा किसी भी टास्क पे, तो यहाँ पे वो रिसोर्स नेम दिखा रहा है जो इस टास्क से एसोसिएटेड है, और दिखा रहा है कि वो कितना परसेंट काम यूनिट्स कितने परसेंट वो कंज्यूम कर रहा है। तो अभी अकेला बंदा 2 दिन के हिसाब से 100% अगर काम कर रहा है, तो उसे 16 घंटे देने होंगे एक दिन में। 16 घंटे तो ये बहुत ही इनह्यूमेन काम है। आप एक बंदे से 16 घंटे आप कैसे निकलवाओगे यार? तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना यहाँ पे। तो आप क्या करना है आपने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसका काम वर्कलोड आप डिक्रीज करना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे एक और रिसोर्स इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर। लेकिन अगर आप यहीं पे चाह रहे हैं कि इसका वर्क आप रेट डिक्लेयर डिक्रीज कर दें और ओके कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इसकी ड्यूरेशन बता देगा कि कितना कितने दिन लगाएगा, ये क्या क्या काम करेगा। कि अगर ये 100% दे रहा है और 7 घंटे काम कर रहा है, तो ये बंदा एक दिन से कम में ही काम निपटा देगा। और अगर मैं इसके यहाँ पे वर्क आवर्स बढ़ा दूं, तो ये मुझे प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई अगर ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है 11 घंटे और 100% दे रहा है अपना, तो ये तकरीबन 1.5 दिन में पूरा काम निपटा देगा। और उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे जो ये काम चल रहा है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन उसी हिसाब से शिफ्ट होती जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे आगे के शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसमें आपने खास ख्याल रखना है, बहुत खास ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन करें, तो उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें, कि आपने जो स्टार्ट पे डेज बताए उसके हिसाब से परफेक्ट बैठ जाए। ये ना हो कि आपके पास यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके पास मसला हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 16 घंटे काम करें ये भी गलत है, और अगर आप यहाँ पे उससे 1.33 दिन में अगर काम कंप्लीट करें तो ये भी गलत है। आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके पास टाइमलाइन में कोई भी कभी भी मसला नहीं है। तो ये चीज समझने वाली है। ये काम आप हर एक टास्क के साथ करेंगे जो कि आपने जिसको आप रिसोर्स असाइन कर रहे हैं, ताकि हर काम, जैसे ये देख लें डेवलपमेंट में 15 दिन का काम है और दो बंदे काम कर रहे हैं, तो वो तकरीबन 120 घंटे दे रहे हैं 15 दिन के अंदर। भाई ये कैसे हो सकता है? 120 घंटे आप उसे करवा रहे काम।
वैसे नहीं, 15 दिन के अंदर 120 घंटे फिर भी सही है, चलो। लेकिन वो 100% काम आपके पास कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये भी मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 या 4 या 5 के अंदर, जो कि आपको करना होगा डेवलपमेंट टीम के लिए। तो ये चीज आप लोगों को इसमें मैंने एक और समझा दी रिसोर्स एलोकेशन के वक्त। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिसोर्स किस तरह असाइन होते हैं फॉर आपके पास सब टास्क। तो अब हम बात कर लें कॉस्ट रिसोर्स की। तो कॉस्ट रिसोर्स लाजमी सी बात है, वो सीधा मेरे पेरेंट टास्क पे मैं असाइन कर दूंगा, क्योंकि इनमें से किसी को अपना मेरे कॉस्ट रिसोर्स, इनको मेरे सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत है नहीं। ये सॉफ्टवेयर पे सिर्फ काम करेंगे सारे के सारे। तो रिसोर्स जो असाइन होगा मेरे पास, वो होगा मेरे पेरेंट टास्क को कॉस्ट रिसोर्स। क्या करूंगा मैं, मेरे पास यहाँ पे रिसोर्स का टैब होता है, इस पे क्लिक करूंगा और असाइन रिसोर्सेज पे जाऊंगा। और यहाँ मेरे पास ये आ रहा है सॉफ्टवेयर। तो हमने कॉस्ट डिसाइड नहीं की थी उस वाले के नाम, हम डिसाइड कर रहे हैं भाई कॉस्ट मुझे पड़ेगा सॉफ्टवेयर अराउंड $400 पड़ेगा। एंड ओके। तो मेरे पास यहाँ पे हुआ असाइन, और मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर असाइन हो गया मेरे पास। यहाँ पे एक और कॉस्ट रिसोर्स ही मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। एंड सेम यू कैन डू विद मटेरियल। तो सेम कहाँ के पास इस पे हो सकता है यहाँ पे। बस मटेरियल कॉस्ट में आपके पास ये चेंज होगा कि हो सकता है कि मटेरियल आपका कोई भी रिसोर्स यूज कर रहा हो, कहीं ना कहीं आपका मटेरियल। जैसे कि मैं एक रिसोर्स पूल में अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊं अपने, मैंने जहाँ रिसोर्स बनाए थे, ये रिसोर्स शीट, इसके अंदर मैं एक रिसोर्स ऐड कर दूं जो है मेरे पास लैपटॉप्स। और इसको, ये मेरा मटेरियल है लैपटॉप। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड रेट इसका लैपटॉप का मैं रख रहा हूँ, जो अज्यूमिंग $50 का है, या चलो 500 $500 अच्छा वाला लैपटॉप कर लेते हैं। $500 का लैपटॉप है मेरे पास। तो मटेरियल जो है वो जरूरी नहीं है कि पेरेंट में आप असाइन करें। आप चाहें तो एक साथ ही पेरेंट को असाइन कर सकते हैं, कितने सारे लैपटॉप है वो खुद ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे के सारे डिफरेंट रिसोर्सेज में। लेकिन हो सकता है कि वो मटेरियल आपका कोई भी इनमें से रिसोर्स यूज कर रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ बोलेंगे ऐसे डेवलपमेंट पे लाजमी सी बात है, इनका इस्तेमाल तो होगा ही होगा इसका। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके असाइन कर सकता हूँ इनको, भाई लैपटॉप्स इनको असाइन कर दो। तो यहाँ मेरे पास एक लैपटॉप का रिसोर्स यहाँ पे इनको असाइन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे उनकी यूनिट्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो 2 लैपटॉप का इस्तेमाल है। और यहाँ पे मेरे पास वर्क आवर 1 घंटा या 2 घंटा, जितने भी आप चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं 2 आवर्स कर रहा हूँ कि भाई, या ज्यादा कर लेते हैं कि मेरे पास ये 15 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो कॉस्ट है वो एडजस्ट उसी हिसाब से होता रहेगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो ये था पूरा रिसोर्स पूल करने का। तो मैं, अभी मेरे पास से 2 रिसोर्स हैं, तो मैं सब में यही असाइन कर रहा हूँ, अली और अहमद। तो आप जितने भी आप रिसोर्सेज बनाएंगे, तो आपका काम क्या होगा कि आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सारे रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन कितने डेज का काम है। तो आपने उसी हिसाब से काम करना है। बाकी आपका प्रोजेक्ट एमएस प्रोजेक्ट आपको खुद मदद कर देगा आपकी, किस तरीके से आपका एडजस्टमेंट करनी है। तो आपको इतना मसला नहीं होगा। तो ये था तरीका आप लोगों के पास तमाम रिसोर्स एलोकेशन करने का, रिसोर्स पूल बनाने का, और तमाम रिसोर्सेज यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को असाइन करने के। तो एट द एंड आपका गैंट चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मैं डिटेल्स टैब हटा देता हूँ। आपका गैंट चार्ट आपको कुछ इस तरीके से नजर नजर आएगा कि तमाम रिसोर्स असाइन होने के बाद ये इस तरीके से आपका गैंट चार्ट आपको नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये तो मेरे पास डिस्कशन हो गई फॉर रिसोर्स और रिसोर्स किस तरह एलोकेट करते हैं। सेकंड चीज, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ से मुराद आपके पास है द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ सीक्वेंस। ये मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। मैं यहीं पे अगर लिख सकूँ यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क that are required to complete a project। टू कंप्लीट मतलब आपके पास वो टास्क की सबसे ज्यादा लंबी सीक्वेंस, जो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होती है। मैं आपको इस पे, इसी वाली पे समझाता हूँ एग्जाम्पल पे, इसका मतलब क्या होता है इस वाली बात का। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या है मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। टास्क, मेरे सारे के टास्क कंप्लीट कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ है माइलस्टोन। मेरे माइलस्टोन में तमाम टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब ये सारा जो पूरा पूरा सीक्वेंस है, ये सबसे बड़ा सीक्वेंस मेरे पास इन पांचों को, इन 6 को मिला के ही बनता है, जो कि आखिर तक जा रहा है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये सारे के सारे मेरे पास क्रिटिकल पाथ पे हैं, कि अगर इनमें से कोई भी टास्क अपने टाइम से अपने कंप्लीशन वक्त से ज्यादा डेज लगा देता है, तो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ आपका अफेक्ट होगा।
और आपका प्रोजेक्ट भी अफेक्ट होगा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है। तो तमाम इस वाले प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे रहने के लिए या क्रिटिकल पाथ पे रहने के लिए क्या चीज चाहिए कि तमाम टास्क आपके पास जो चल रहे हो, जो सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस टास्क की है, वो आपके पास टाइमली कंप्लीट होते रहें। और अगर आपको कभी भी क्रिटिकल पाथ चेक करना हो, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का टैब है गैंट चार्ट टूल का, ऊपर आपके पास हमें क्रिटिकल टास्क लिखा हुआ है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे आप, और आपको तमाम हाईलाइटेड टास्क दिखा रहा है जो कि क्रिटिकल पाथ पे हैं। क्योंकि ये पूरे जितने भी 6 टास्क हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है मेरे पास, जिससे मैं माइलस्टोन पे पहुंचूंगा, अपने आखिर में पहुंचूंगा जिससे मैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा माइलस्टोन हो सकता है कि पहले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए वो वाले टास्क क्रिटिकल पाथ पे हो, या फिर सेकंड माइलस्टोन को अचीव करने के लिए वो सारे टास्क क्रिटिकल पाथ पे हो। अगेन अगर मेरे पास फर्स्ट माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सारे टास्क क्रिटिकल पाथ पे तब होंगे जब वो सेकंड वाले फेज से ज्यादा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगा। तो बस आपने ये चीज समझनी है इसके अंदर, द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और अभी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क कौन से हैं? यही 6 जो मेरे पास चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि यही 6 कंप्लीट होंगे तो मैं डिप्लॉयमेंट पे पहुंचूंगा। इन 6 से कंप्लीट होने पहले मैं डिप्लॉयमेंट पे पहुंच ही नहीं सकता। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। और इस तरीके से आप लोग क्रिटिकल पाथ अपने आप मालूम कर सकते हैं थ्रू अ गैंट चार्ट। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें कवर कर ली, रिसोर्स एलोकेशन एंड क्रिटिकल पाथ। तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों चीजें आप समझ में आई होंगी, और अपने आप गैंट चार्ट में ये दोनों चीजें आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और देख लेंगे कि आपके पास क्या फर्क पड़ता है इन दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने से और ना करने से। ओके देन, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।